हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटर स्टेट रिलेशन। आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध की बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग विशाल, चंद्रेश, हिना, आकांक्षा, रंजीत, श्वेता, धीरज, अभिषेक, आशीष, शुभम, अरविंद, आकाश, राकेश, शिवम लोढ़ी जी, आदित्य। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोग हाई कोर्ट देख रहे थे और हाई कोर्ट में दोस्तों एक आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 215 ये बात करता है, ये कहता है हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय क्या एक अभिलेख न्यायालय है। और इसका मतलब क्या है कि वही सेम चीज कि पहला, हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को भविष्य के लिए, हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग का फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड यानी कि भविष्य के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। और दूसरा, हाईकोर्ट अपनी अवमानना के खिलाफ दंड दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी अवमानना के खिलाफ दंड दे सकता है। क्या दे सकता है? दंड दे सकता है। ओके, और याद रखिएगा आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 ये किसकी बात करता है? ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसके बारे में आपको बताया था मैंने, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कैसे होता है। प्रेसिडेंट करेंगे किसके आधार पर? एक कॉलेजियम होगा जिसमें 5 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक वैसे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जहां से जजों को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक वैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर जज को ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट थे, है ना, ये कॉन्सेप्ट थे हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट के अंदर ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है हाईकोर्ट में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लें, फिर चलते हैं इसके आगे। चलें आगे। सर जी प्लीज, आई फाइंड प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइट इन इंग्लिश। ओके, ममता, इससे लिख लो हाई कोर्ट कैन पनिश फॉर देयर कंटेंट, है ना। और इसके बारे में लिख लीजिएगा द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिकॉर्डेड फॉर द फ्यूचर। सर लोधी, अच्छा लोधी है, ओके। कौन लोधी? डायनास्टी वाला लोधी? हाँ सर, उत्प्रेक्षर क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षर मतलब सर कोई हाईकोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे तो वो भी रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। यस, रखा जाएगा डेफिनेटली। केस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब क्या कर दिया था? स्टे लगा दिया था। ठीक है, आगे चला हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैन आई मूव? चलिए ना, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। ये हमारा आई थिंक सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में 3 तरह के संबंध है। सर अच्छा, कौन कौन से? तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन और यू कैन से विधायी संबंध। लेजिस्लेटिव रिलेशन और यू कैन से विधायी संबंध।
and it is mentioned under which article? From article 245 to article 255. It talks about legislative relation between center and state. Second is administrative relation. सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, इसकी चर्चा कहां से कहां तक है? फ्रॉम आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263. एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिलेशन और वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन और यू कैन से वित्तीय संबंध, एंड इट इज फ्रॉम आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 293. You have to remember one thing also. It is mentioned under part 4, part 11 of our constitution. It is also under part 11 of our constitution, but it is under part 12. Financial relation between center and state. It is under part 12 of our constitution. अच्छा, okay, ठीक है. Are you from Rajasthan? हाँ, चलो हम लोगों का, अच्छा साउंड तो ठीक है. अजेंद्र, साउंड में क्या इश्यू है क्या? सर फर्स्ट एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं एनडीए का? बिल्कुल दे सकते हैं, एज अगर है तो. भानु प्रताप, आगे चला हम लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या विधायी संबंध है. हाँ जी, सर मैंने फुल वॉइस रखा है फिर भी कम आ रहा है. देखिए अगर कम आ रहा है तो बाकी सभी बच्चों को भी कम आना चाहिए ना, है? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन की. लेजिस्लेटिव रिलेशन या फिर जिसे हम कहते हैं वित्तीय संबंध, सॉरी विधायी संबंध. देखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन, जब विधायी संबंध की बात करते हैं तो इसे हम लोग चार उसमें देखेंगे, चार पार्ट में देखने वाले हैं. ठीक है, सेकंड का हिंदी लिख लो, प्रशासनिक संबंध, हिंदी में बोलेंगे इसे प्रशासनिक संबंध. ओके, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशन या फिर विधायी संबंध. इसको हम लोग चार उसमें देखेंगे. सबसे पहला टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य किन किन क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है. टेरिटोरियल यानी कि किस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी और किस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी, यानी कि इनके द्वारा जो बनाया गया कानून है किन किन क्षेत्रों पर लागू हो. पहले हम लोग इसकी बात करेंगे. सेकंड हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट या फिर विधायी विषयों का बंटवारा. जो भी किस विषय का, मतलब किस विषय पर कौन कानून बनाएगी, है ना? ठीक है. तीसरा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, यानी कि जो स्टेट के विषय हैं उस पर किन किन मामलों में पार्लियामेंट कानून बना सकती है, किन किन स्थितियों में. जो राज्य सूची का विषय है उस पर किन किन मामलों में केंद्र कानून बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड. राज्य के क्षेत्र में संसद का विधान, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं राज्य क्षेत्र में संसद का विधान. और चौथा याद रखिएगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट्री या ऐसे लिख लीजिए सेंटर
कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। लोग देखते हैं एक एक करके इसे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, है ना, इन सबको अब हम एक एक करके देखते हैं। चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। तो सबसे पहला याद रखिएगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एंटायर कंट्री पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से के लिए भी कानून बना सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर और एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है या तो पूरे भारत के लिए, भारत के किसी भी छोटे से क्षेत्र के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इज इट क्लियर? सेकंड, state can make law for entire state or any part of the territory of a state सिंपल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए, या तो पूरे राज्य के लिए या फिर राज्य के किसी छोटे हिस्से के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। एंड तीसरा याद रखिएगा कि पार्लियामेंट हैव पावर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, यानी कि जो संसद जो है, ये बताया था आपको कि संसद का जो कानून होता है वो भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय होते हैं उस पर भी लागू होता है, या संसद जो है जो भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लाइक जो भारत के बाहर रहने वाले जो एनआरआईज हैं उनके लिए भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, और उनका कानून वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। किसके द्वारा बनाया गया कानून? संसद के द्वारा बनाया गया कानून। यानी कि पार्लियामेंट को पावर है किसका, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का। पार्लियामेंट को पावर है किसका, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इतना आप लोग लिखेंगे, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो मुद्दा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात करेंगे अब हम लोग।
एक चीज यहां पर यह भी याद रखिएगा, ये सब चीज जो है किस आर्टिकल में, आपसे ये भी पूछ सकते हैं मे बी। इट इज अंडर आर्टिकल 245 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अंडर आर्टिकल 245 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, थर्ड की हिंदी लिख लीजिएगा। संसद को गैर क्षेत्रीय विधान का अधिकार है, संसद को गैर क्षेत्रीय विधान का अधिकार है, संसद को गैर क्षेत्रीय विधान का अधिकार है। ओके, आगे चलें। कैन आई मूव? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। और ये जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, विधायी विषयों का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, ये किस में है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 246 में। इट इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 246, and we have three lists. One list is union list, and in this union list how many subject are there? 100 subject. But last item जो उसका नंबर कितना है? That is 97. Second one is state list, and state list में कितने सब्जेक्ट हैं? तो आपको पता है 61 सब्जेक्ट। पहले इसमें कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे? 66। नाउ कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट। पहले इसमें कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे? 47। 5 सब्जेक्ट जो है, अभी उमंग नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर जाकर देखिए, थोड़ा सा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और अभी आगे भी बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या क्या चीजें खराब होती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है, और कंकरेंट लिस्ट में कितना है? 52 सब्जेक्ट हैं। आपको मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि 42वां संविधान संशोधन था, याद करिए शेड्यूल 7, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है आपको कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को किससे, यूनियन लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट से किधर, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। और वो 5 विषय क्या थे? फॉरेस्ट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नोट में लिखा हुआ है, चेक करो लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 5 विषय हैं उसको स्टेट लिस्ट से किस में डाला गया था? कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ओके, अब हम लोगों को यह देखना है कि स्टेट जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय हैं, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय हैं। आपको यह पता है कि यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? यूनियन लिस्ट के विषय पर कानून कौन बना सकता है? यह बना सकता है कौन? पार्लियामेंट। ओके, ठीक है। स्टेट लिस्ट का जो विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय कौन सा है? स्टेट लिस्ट का जो विषय है दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, इस पर कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगी? तो याद रखिएगा ये बनाएगी बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, दोनों मिलकर क्या करेगी? इसके ऊपर कानून बनाएंगी। और एक होता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट। आपको पता होगा रेजिडुअरी सब्जेक्ट जिसका तीनों लिस्ट में से कहीं पर जिक्र नहीं है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो है ये पावर किसमें वेस्टेड होता है? इस पर कानून बनाने का अधिकार किससे होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेजिडुअरी पावर जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो है, वो किसमें निहित होती है? वो सेंटर में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन जो रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कहां से? याद रखिएगा, कनाडा से। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे, फिर चलते हैं हम लोग इसके आगे, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इतना आप लोग लिखिए।
और याद रखिएगा यहां पर एक पॉइंट, पहले आप इतना लिख लिया सभी ने, ये जो रेजिडुअरी पावर, एक पॉइंट आप लिख लेंगे यहीं पर, रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर, रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर, ये किस में है, ये है आर्टिकल 248 में, किसमें है, आर्टिकल 248 में है। ओके, किसमें है, आर्टिकल 248 में है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होगी, ऐसा किसमें है, ऐसा आर्टिकल 248 में है। याद रख सभी ने नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेट लिस्ट में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या सर ये जो 100 के 100 विषय सब याद रखने हैं, क्या 61 के 61 विषय को याद रखना है, 52 के 52 विषय को याद रखना है? याद रखिएगा, नो। आपको यहां पर कुछ 15-20 सब्जेक्ट याद होने चाहिए, यहां पर के 15-20 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं 10-12 सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। सर कैन स्टेट डजंट डील डायरेक्टली विद अदर्स नेशन इन मैटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? नहीं, ओके, डायरेक्ट नहीं कर सकती है ना, विथ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसकी बात कर सकती है। ओके, ठीक है, मतलब बातचीत कर सकती है, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से कोई बोरिंग नहीं ले सकती, कोई कर्जा नहीं ले सकती, है ना। क्लियर है पॉइंट? बातचीत कर सकती है, लेकिन कर्जा लेना हो डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, या कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई, तो भाई क्योंकि अगर वो नहीं देगा, मान लीजिए कि आपके घर में आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं शिवम जी, आपने अपने किसी रिलेटिव से कर्जा ले लिया, ठीक है, तो वो आपके पहले मतलब घर वाले से पूछेंगे, देखिए आपका बेटा ना हमसे इतना कर्जा मांग रहा है ना, दें कि नहीं दें? कहीं को वापस कर नहीं पाएगा, वापस आपको ही करना है ना, अगर नहीं कर पाएगा तो वही बात होती है यहां पर। चलिए नेक्स्ट है, ले सकते हैं लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसे हम लोग देखते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, इसके बाद विदेश नीति, इसके बाद डिफेंस यानी रक्षा, इसके बाद कम्युनिकेशन संचार, सिटीजनशिप नागरिकता, पोस्ट ऑफिस, डाक, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स विदिन टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक, इसके बाद सेंसस यानी जनगणना, ठीक है, जनगणना। सर क्लियर सर, बट इफ दे टेक एनी लोन विथ अदर नेशन ऑन द नेम ऑफ होम, प्रेसिडेंट और गवर्नर? प्रेसिडेंट वो पैसा जो लेते हैं वो पहले मतलब किसी उसके नाम पर नहीं लेते हैं, किसी मतलब उसके नाम पे, वो अपने गवर्नमेंट के नाम से लेंगे, है ना, और जो है वो परमिशन जो है ना वो भारत सरकार के परमिशन से लेंगे पैसा, है ना। इसके बाद 2-3 और भी है, इनकम टैक्स, करेंसी, इनकम टैक्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, है ना,
ये सब जो मुद्दे हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? पार्लियामेंट के का होता है। स्टॉक एक्सचेंज, हिंदी में विदेश नीति, सुरक्षा, संचार, नागरिकता, डाक, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस। स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज ही कहेंगे, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्य के सीमा के अंदर वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है। सेंसस, जनगणना, इनकम टैक्स, आयकर, करेंसी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं करेंसी को हिंदी में? नोट एंड करेंसी जो होता है क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा, ठीक है। हाँ, करेंसी यानी मुद्रा, यस, मुद्रा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। चलें आगे। लेकिन बिहार में कास्ट सेंसस स्टेट गवर्नमेंट कराई है। कास्ट सेंसस अलग होता है, सेंसस अलग होता है, ठीक है धीरज जी। स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जहां पर कि शेयर की खरीद बिक्री जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी होती है ना, जहां पर कोई कंपनी अपने आप को क्या करती है, रजिस्टर करती है ना। काजल जी, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, दूसरा पुलिस, तीसरा प्रिजन, चौथा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन नेक्स्ट बैटिंग एंड गैम्बलिंग, बैटिंग एंड गैम्बलिंग यानी सट्टा और जुआ, लेकर, शराब, एग्रीकल्चर यानी कृषि, फिशरीज यानी मछली पालन, इसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई, है ना, इसके बाद मार्केट, इसके बाद कोर्ट, स्टेट कोर्ट फी, इसके बाद आपका है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, है ना, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। यानी ये सभी जो मुद्दे हैं, ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? स्टेट गवर्नमेंट को है। अच्छा, दो तीन इसमें और भी लिख लीजिए। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, इसके बाद अगला लिख लीजिएगा वाटर सप्लाई, इसके बाद एक और लिख लीजिएगा लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से विषय हैं, कंकरेंट लिस्ट के कौन कौन से विषय हैं।
कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से विषय हैं? I don't have any update, Mamta. You can call to the support number provided in your app. स्टेट कोर्ट का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है धीरज, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें जो फी वगैरह आपको पे करना पड़ता है ना, उसके लिए कानून बनाने का। सर पब्लिक हेल्थ के नीचे 2 पॉइंट क्या लिखे हैं? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है ये। यह है बैटिंग एंड गैम्बलिंग यानी सट्टा और जुआ, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। और ये लिकर, लिकर यानी शराब। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, ऋषिकेश जी, सिंचाई। इसलिए देखते हैं गांव सब में जो सिंचाई वगैरह को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वो रहता है, मतलब जो सरकारी जो वो रहता है, पंप वगैरह जो रहता है, वो राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, ठीक, वो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है किसका? स्टेट लिस्ट का। लेकिन जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर कहा गया है कि उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, उसके मतलब जो भी ट्रेड के लिए जो है ना, उसके व्यापार और वाणिज्य के लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है आशुतोष, इसलिए जो एग्रीकल्चर का जो विपणन है उससे संबंधित कानून बनाया गया था। ठीक है ना, उसके लिए कानून बनाया गया था, है ना, तो इसलिए आपने देखा होगा। ठीक है, गवर्नर बनाएंगे, गवर्नर अगर रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर तो गवर्नमेंट गवर्नर को भेजेगी इससे। ठीक है, चलिए खैर, नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, इसमें देखिए ये तो आपका जो मतलब हम लोगों ने 5 पढ़ा है, कौन कौन सा? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, मैं लिख ही देता हूं, है ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट, इसके बाद फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसके बाद है आपका ड्रग्स, इसके बाद है आपका लेबर वेलफेयर, इसके बाद आपका ट्रेड यूनियन, है ना, इसके बाद है आपका न्यूज़पेपर। ठीक, इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिजन का मतलब जेल होता है भाई, है ना। मॉन्यूमेंट किसके अंदर आता है? ये कौन सा मॉन्यूमेंट, है ना, ये मॉन्यूमेंट का ऐसा कोई वो नहीं है किसके अंदर आएगा, है ना, उसको स्टेट भी वो कर सकती है, वो डिपेंड करता है। वो जो कोई भी मॉन्यूमेंट है ना, उसको एक होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, है ना, या जैसे कहते हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, किसी को वो क्या करती है, कोई भी मॉन्यूमेंट से उससे अगर वो अपने अंदर एक्वायर कर ले तो वो मतलब उसका मेंटेनेंस वगैरह पूरा वो देखती है। बाकी कई सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, है ना, तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई बंटवारा नहीं है ना। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये जो है ये मॉन्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ये मॉन्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। कई जगह पर आप जैसे घूमने जाते होंगे
वहां पर आपका स्टेट टूरिज्म वाला चार्ज लेता है। कई जगह पर आप घूमने जाते होंगे, वहां पर आपका जो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसका मतलब क्या करता है, फी वगैरह लेता है। तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। मार्केट को सर एक्सप्लेन कर, जैसे लोकल मार्केट्स वगैरह होता है, मार्केट में आप दुकानें लगाते हैं, उसके लिए जो मतलब जो भी चार्जेस वगैरह आपको पे करने पड़ता है, तो वो स्थानीय मतलब वो किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है सर। वेट एंड मेजरमेंट क्या होता है? वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या कि कोई चीज जो जैसे जमीन का मापन होता है ना, अलग अलग आप स्टेट में देखते हैं, कहीं पर एकड़ का मतलब अलग है, कहीं पर मतलब कट्ठा में अलग वो होता है ना, कहीं पर किला होता है, सब जगह अलग अलग तरह से क्या होता है वो मेजर, वेट एंड मेजरमेंट का क्या रहता है मतलब नियम रहता है, मतलब अलग अलग क्या होता है वेट एंड मेजरमेंट का यूनिट रहता है जमीन को मापने के लिए। ठीक है, तो वो क्योंकि उस पर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों, मतलब ये क्या है कि स्टेट और मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों क्या कर सकती है, उसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है चलिए, लेबर वेलफेयर का मतलब होता है श्रम कल्याण, है ना, जो श्रम होता है ना, जो लेबर होते हैं उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना। तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपना भी बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है लेबर वेलफेयर के लिए कानून। और किसी का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताइए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। और यहाँ पर और भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। इसके बाद याद रखिएगा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आर्थिक एंड सामाजिक योजना बनाना, सोशल प्लानिंग। इसके बाद मैरिज एंड डाइवोर्सेस, इसके बाद सक्सेशन एंड अडॉप्शन, सक्सेशन एंड अडॉप्शन। ठीक, वो टूल नहीं होता है, टोल होता है। राकेश जी पहले ना टोल लिखना सीखिए, है ना, टोल टैक्स। ठीक है वो डिपेंड करता है कौन सा ना, कौन सा हाईवे है। अगर नेशनल हाईवे तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, अगर स्टेट हाईवे तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है क्लियर। ये जनरली ओनली लैंड के लिए ही होता है, बाकी अन्य चीजों में भी हो सकता है हीना जी। ठीक है ठीक है, वो सेंटर बनाता है चंद्रेश जी। ठीक है आया समझ में राकेश? टूल नहीं होता है, टूल नहीं, टोल, है ना। सर स्टेट अपना कोई कानून सेंटर से भी बनवा सकती है क्या? बनवा सकती है उमंग, थोड़ा सा इंतजार करो, बात करेंगे। किसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो रहा है अमर? अच्छा, टोल ही लिख रहे था, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। अभी शिवम जी पता चल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, यानी कि राज्य के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। देखिए इसका मतलब क्या है, किन किन मामलों में जो राज्य मतलब जो पार्लियामेंट है ना, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ठीक, किन किन मसलों में
पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत अगर इफ राज्यसभा passes a resolution with 2/3 of present in voting, ये पता है आपको आर्टिकल 249 के तहत मैंने आपको कई बार बताया कि अगर राज्यसभा 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग यानी कि उपस्थित और मतदान कर रहे जो लोग हैं उनके 2/3 बहुमत से अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे, एक प्रस्ताव पास कर दे कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि संसद जो है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के इन विषयों पर कानून बना सकती है, देन पार्लियामेंट को यह पावर हो मिल जाता है, संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के उन विषयों पर कानून बना सके। लेकिन उन विषयों की उन कानून की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है, मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ दैट लॉ इज 1 ईयर, यानी कि उस कानून की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? 1 साल, 1 साल से ज्यादा नहीं। ये कहता है आर्टिकल 249। सेकेंड, आर्टिकल 250 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपको पता है नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के तहत लगता है, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट क्या कर सकता है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। थर्ड, आर्टिकल 252, इफ 2 or more state request parliament, if 2 or more state requests parliament to make law on subject of a state list, यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य संसद से जाकर खुद कहे, 2 या 2 से ज्यादा राज्य संसद के पास जाए और खुद कहे कि प्लीज आप स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट पर कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन स्टेट, उन स्टेट का जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्लीज आप स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट पर कानून बनाइए, उन स्टेट का उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? और बाकी और 2 कंडीशन क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग इतना लिखो, फिर चलता है इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। सर सभी का हिंदी बोल दीजिए। अच्छा, तो सर आगे कभी भी नहीं लॉ बनाएगा स्टेट 3 के अकॉर्डिंग? हाँ, अगर वो स्टेट नहीं बनाएगा, अगर उसने खुद बोला है नहीं बनाएगा कभी। पहले का हिंदी लिख लीजिए, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरे का हिंदी लिख लीजिए, संसद राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तीसरा लिख लीजिए, अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आग्रह करे, तो राज्य का शक्ति फिर यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा उस विषय पर कानून बनाने का। ठीक है? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सर हम आर्टिकल 326 तक करेंगे, देखेंगे कहां तक करेंगे।
कल हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह देख लेंगे, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह। फिर हमारा एक टॉपिक रहेगा लोकल गवर्नमेंट, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कल मतलब जैसे है ना, हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, है ना, ये जो दो मेन बॉडी हैं, और एनसीएससी, एनसीएससी, एनसीबीसी, है ना, एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, है ना, ये सब जो कुछ बॉडीज हैं इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। फिर उसके बाद एक दो लेक्चर और होगा, एक मैराथन सेशन रख लेंगे किसी दिन, है ना और पूरा लोकल गवर्नमेंट आपका फिनिश। आर्टिकल 252 हमेशा के लिए होता है ये तो, राकेश जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए अलग से, ऑलरेडी जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं अरविंद जी वो ऑलरेडी करवा दिए हैं। मतलब आधे घंटे का एक लेक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो वही मैराथन सेशन में उसे भी हम लोग देखेंगे। परसों क्लास नहीं होगी, परसों आपकी छुट्टी रहेगी, है ना। ठीक है, इस वीक के एंड तक में ऐसे भी आपका सिलेबस अब खत्म ही हो गया, 90% से ज्यादा सिलेबस आपका खत्म हो गया है, 95% खत्म हो गया। छोटे मोटे मुद्दे मुद्दे बचे हुए हैं, है ना। अब इसके बाद की बात करते हैं, चौथा कंडीशन है टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को लागू करना है, जो कि भारत ने मान लीजिए किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था, यूएन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, या फिर और भी ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, या फिर कोई कंट्री है, उसके साथ कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल समझौता हुआ, अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है, अगर उसको लागू करना है तो उसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब देखिए आपको ना बता दूं ना, मतलब फ्रैंकली तो आपका एक ही टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह गया है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। बाकी आप लोग खुद भी क्वेश्चन करते होंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन अब बन रहे होंगे, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, है ना, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। ठीक, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस फिनिश कर लिया है, एक टॉपिक बस हमारा जो मुख्यतः मेन बचा हुआ है दैट इज लोकल गवर्नमेंट, उसे भी हम लोग 1 से 2 लेक्चर में मैराथन सेशन लेकर के किसी दिन हम उसे कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं मत होइएगा, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, वो समय आ चुका है ना। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा पांचवा जो कंडीशन है पार्लियामेंट, और ये किसमें लिखा गया, ये है आर्टिकल 253 में, 253 में ये बात लिखी गई है। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूल के दौरान, प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, कानून बना सकता है ना। लेकिन क्या होता है, जो ऐसा कानून है ना, कानून बना सकता है, लेकिन ऐसा कानून कब तक वैलिड रहेगा, जिस दिन प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ उसके अगले 6 महीने तक, जिस दिन प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा उसके अगले 6 महीने तक वो लागू रहेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जिस दिन खत्म हुआ तो उसके अगले 6 महीने तक लागू रहेगा, 6 महीने के बाद वो खत्म, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा, देखिए आप लोग को पॉलिटी में परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, पॉलिटी में आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीक में एक मैराथन रखेंगे आशुतोष, है ना, 2-3 घंटे की, जिसमें कि मतलब जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब आपको करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर।
हाँ यूट्यूब पे कराएंगे, हाँ कभी भी। कल के बाद ना एक क्लास आपकी और होगी, है ना, वो देखते हैं संडे या मंडे जब भी होती है, या बीच में देखते हैं किस दिन होती है ना। एक क्लास आपकी और लेंगे, आपकी पॉलिटी खत्म। सर 5 में कौन सा आर्टिकल है? इसमें आर्टिकल 356 है ना, 356 सुधीर जी, प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल कौन सा है? 356। ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपका सवाल धीरज जी, क्या पूछ रहे हैं? सर 5 नंबर का वैलिडिटी एक बार और बता दो। 5 नंबर की वैलिडिटी जो है ना, मैंने ये बोला कि जैसे है ना कि पार्लियामेंट अगर मतलब प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई कानून बनाए तो वो कानून कब तक लागू रहेगा उस स्टेट में? जब तक प्रेसिडेंट रूल है तब तक तो रहेगा ही, और प्रेसिडेंट रूल जैसे खत्म हुआ उसके बाद 6 महीने तक लागू रहेगा, और 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पा रहा हूं धीरज, कि सन्याल कमेटी और किसी डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी कैसे बोल सकते हैं, है ना? ये तुम्हारे सवाल बिल्कुल इरेलीवेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका कोई मतलब नहीं होता है ना धीरज जी। सर अगर इस लॉ को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? सर आप इस लॉ को नहीं बढ़ा सकते हैं 6 महीने से ज्यादा। प्रेसिडेंट रूल अगर लगा है तो नहीं बढ़ा सकते हैं आप उसे, उसके लिए आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा फिर राकेश। और किसी का कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। अच्छा तो ये पूछिए ना आप, है ना, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। जहां पर जो मतलब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, उदारवाद का मतलब क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या, जहां पर सरकार जो है वो क्या करती है, मतलब मतलब लोगों को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा छूट देती है ना। ठीक है, कानून जो है, कानून को क्या करती है, मतलब थोड़ा कठोर नहीं बल्कि थोड़ा लिबरल कानून बनाती है ना। डेफिनेटली देख सकते हैं आप, है ना, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर रिवर को कंकरेंट में डाल दिया जाए तो कावेरी डिस्प्यूट खत्म हो सकता है ना? ऐसा नहीं कह सकते हैं आशुतोष जी, है ना। क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत है लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में? चलो कल मैं बता दूंगा थोड़ा डिटेल में, अगर आपको जानना है तो। और किसी का कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए अब हम लोग इतना ही रखेंगे, आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, वो अब हमारे लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है चंद्रेश। ठीक है, बाकी उसके बारे में भी बात करेंगे। सर हमें पार्लियामेंट में जाने देंगे, अगर आपका कोई मतलब पास वगैरह है, पास मिला है तभी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब वो आपको पास मिलेगा, आपका जो एमपी वगैरह है उससे मिलिए जाकर, वही आपको पास दिलवा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।